हाय एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर ओवरऑल बोलें तो यूनिट 14 जो कि बायोमॉलिक्यूल्स है उसको स्टार्ट करेंगे। देखो, इसके पहले ऑर्गेनिक में जितने भी चैप्टर्स आप पढ़े, चाहे वह 11th का हो या 12th का हो, उन सारे चैप्टर्स को पढ़ करके एक बात जो नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को, वह कि इन चैप्टर्स में जो कंटेंट हमने पढ़े उनका यूज क्या है, डेली लाइफ में ये कहाँ आएंगे, इनका कहाँ यूज है डेली लाइफ में, ये बात बिल्कुल नहीं पता चला होगा। इतने सारे नेम रिएक्शन पढ़े, आप अल्डिहाइड कीटोन में अल्डोल कंडेंसेशन पढ़े, कनिजारो रिएक्शन पढ़े, स्टीफन रिडक्शन पढ़े, अल्कोहल फिनॉल ईथर वगैरह में भी कई रिएक्शंस पढ़े। तो इन सारे रिएक्शंस का डेली लाइफ में क्या यूज है, क्या इस्तेमाल होने वाला है इसका, इन रिएक्शंस को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो अभी तक बस इतना सा बात पता चला होगा ना कि चूंकि चैप्टर में है, सिलेबस में है, तो पढ़ना है, रटना है, एग्जाम में आएगा तो लिख देना है, बस इसके अलावा कोई यूज पता नहीं चला होगा। तो उन सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंस या उन चैप्टर्स में जो कंटेंट पढ़े हम लोग, उसका क्या वैल्यू है, क्या मतलब है, क्यों पढ़े, क्या यूज है, वह पता चलेगा इस यूनिट को पढ़ करके, बायोमॉलिक्यूल्स को। या इसके बाद के जो दो यूनिट्स और हैं, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन यूनिट्स को पढ़ करके आप पूरा केमिस्ट्री समझ जाओगे कि आखिर हम लोग उतना क्यों पढ़ रहे थे, पहले इतने अजीब अजीब टाइप के रिएक्शंस पढ़े पीछे। तो इस यूनिट काफ़ी बड़ा यूनिट है बायोमॉलिक्यूल्स और काफ़ी कंसेप्चुअल है। और वैसे स्टूडेंट्स जो मेडिकल का प्रिपरेशन करते हों तो उनके लिए यह चैप्टर बायो और केमिस्ट्री दोनों से कंबाइंड रूप से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यदि आप करते हो केमिस्ट्री से रिलेटेड तो वहाँ के लिए भी यह चैप्टर है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इसका महत्व है बायो स्टूडेंट्स के लिए जो मेडिकल वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हो। और काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी डिटेल में बताया भी जाएगा। तो वैसे ही आप लोग इसको जो है करते जाओगे तो एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छूटने का गुंजाइश नहीं होगा। तो अब हम लोग आते हैं इस यूनिट पे, बायोमॉलिक्यूल्स पे। नाम से जैसा कि स्पष्ट हो रहा है बायोमॉलिक्यूल्स, तो बायो कहने का मतलब हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब एनिमल्स और प्लांट्स जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने हैं उसको बायोमॉलिक्यूल बोलेंगे। सिंपल सा डेफिनेशन यही होने वाला है इसका। बायो का मतलब जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को डील करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, और वे जिन मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हैं वही मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे, बायोमॉलिक्यूल्स। आसान सा बात है, इतना तो हम लोग समझ ही सकते हैं। या इसी को आप डेफिनेशन के रूप में लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which form the basis of life, that is they build up the living organism and responsible for their growth and maintenance are called biomolecules. यह डेफिनेशन हुआ बायोमॉलिक्यूल्स का। यहाँ से आप लाइन बाय लाइन मतलब समझ पाओगे। तो बेसिक सा इसका मतलब तो वही है जो अभी हम बताए कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वह एनिमल हो या प्लांट हो, वह जिससे मिलकर के बना हुआ है, जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ही जो है हम लोग बायोमॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। वही इस डेफिनेशन में बोल रहा है कि
द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ, कि वे कंपाउंड्स जो जीवन के आधार को बनाते हैं। मतलब क्या हुआ? दे बिल्ड अप द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। तो जीवन के आधार को बनाने का मतलब हुआ कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को तैयार करना, चाहे वह लिविंग ऑर्गेनिज्म एक प्लांट हो या एक एनिमल हो, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को तैयार करने के साथ ही साथ उसके डेवलपमेंट में, मतलब उसके ग्रोथ को मेंटेन करना, या उसके ग्रोथ को जो मेंटेन करता है। तो एक हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाया, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को या उसके मेंटेनेंस को जो बनाता है, जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वैसे मॉलिक्यूल्स को ही हम लोग बोलेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाता भी है और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ को सस्टेन करने में भी मदद करता है। ऐसे आप इसको बोलो कि एक लिविंग सिस्टम को यह बना भी रहा है, और वह लिविंग सिस्टम कैसे सरवाइव करेगा, उसके सर्वाइवल के लिए भी यही रेस्पॉन्सिबल है। लिखा हुआ ना कि उसके ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे एक प्लांट यदि कोई बायोमॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो यदि वह प्लांट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो उसके ग्रोथ में भी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वह किसका होता है? बायोमॉलिक्यूल्स का होता है। तो इन शॉर्ट हम लोग जाने कि बायोमॉलिक्यूल्स वे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिससे कोई लिविंग सिस्टम बनता है, जिसके बगैर कोई लिविंग सिस्टम नहीं सर्वाइव कर सकता है। सिंपल सी बात। कई इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, इसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स एटसेट्रा। ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं। मतलब ये वे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हुए जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्डअप करता है, और साथ ही साथ वह अपने ग्रोथ और ई को मेंटेन करने के लिए इस मॉलिक्यूल के भरोसे ही रहता है, या फिर यही मॉलिक्यूल्स उसके ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बोलोगे कि सर कैसे? हम एक आदमी हैं, पेड़ पौधा है तो एक अलग कैटेगरी में आया, तो कैसे आप बोल रहे हो कि वह बायोमॉलिक्यूल से बना हुआ है? कॉरिलेशन क्या है बायोमॉलिक्यूल और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में? कॉरिलेशन क्या है? कैसे ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये हम कैसे मानेंगे? तो उसके लिए है सीक्वेंस। तो बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब अब समझोगे ये सारे मॉलिक्यूल्स में से। अब ये बायोमॉलिक्यूल्स मिल करके बनाते हैं ऑर्गेनेल्स। इस ऑर्गेनेल्स को ही हम लोग प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं। ऑर्गेनेल्स से मिल करके बनते हैं सेल्स से बनते हैं टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गेन्स, और ऑर्गेन्स से मिलकर के बनता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस सीक्वेंस को आप समझो। डायरेक्ट बायोमॉलिक्यूल्स एक लिविंग बॉडी को नहीं बनाता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं बनाता है, बल्कि ये बायोमॉलिक्यूल्स मिल करके ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, जिसको प्रोटोप्लाज्म भी हम लोग बोलते हैं। ऑर्गेनेल्स मिल करके सेल्स मिल करके टिश्यूज से ऑर्गेन्स, और तब ऑर्गेन्स से क्या बना है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति क्या चीज़ से बना है? 2 हाथ है, 2 पैर है, आँख है, या इसको और स्टैंडर्ड तरीके से बोलोगे तो हड्डी है, मांस है, खून है, ये सभी चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। तो अब यह किससे बना हुआ है? जैसे मसल से हम लोग का बोन्स जो है कवर अप किया हुआ है, या मसल क्या चीज़ से बना हुआ है? बोन्स क्या चीज़ का बना हुआ है? तो उसमें हम लोग जानते हैं कि वे एक ऑर्गेन है, और एक ऑर्गेन टिश्यूज से बना होता है। तो फिर टिश्यूज क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है भाई? सेल से। सेल किससे बना हुआ है? ऑर्गेनेल से। और ऑर्गेनेल किससे बना हुआ है? तो बायोमॉलिक्यूल से। ऑर्गेनेल किससे बना हुआ है? बायोमॉलिक्यूल से। देखो अभी तक इतना बात तो जान ही रहे होगे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होता है,
सबसे बेसिक, सबसे छोटा वह कहलाता है सेल। इतना तो जान रहे थे, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जाने कि एक सेल भी बना होता है बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रोटोप्लाज्म से। सेल और प्रोटोप्लाज्म में अंतर क्या है कि प्रोटोप्लाज्म विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, इसमें कोई होल्स नहीं होते हैं, छिद्र नहीं होते हैं। लेकिन यही प्रोटोप्लाज्म में जब मेम्ब्रेन आ जाता है तो वे सेल्स कहलाते हैं। और इन प्रोटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स का जो डेवलपमेंट है या जो कंस्ट्रक्शन है वह किसके थ्रू है? बायोमॉलिक्यूल्स के थ्रू है। तो बायोमॉलिक्यूल्स डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं। जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि एक एटम में जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतना बात तो सब कोई जानता है। लेकिन क्या सच्चाई यही है? नहीं। एटम में पहले सेल्स होते हैं, एक सेल में कई सब सेल्स होते हैं, एक सब सेल में कई ऑर्बिटल्स होते हैं, और तब एक ऑर्बिटल में कई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर भी हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम में, कहाँ बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल इस सब सेल में है? ऐसा तो नहीं बोलते हैं जनरली। हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है। कभी नहीं बोलते हैं कि ऑक्सीजन एटम का जो 8 इलेक्ट्रॉन उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है, बाकी 6 सेकेंड सेल में है, और सेकेंड सेल में से भी 2 इलेक्ट्रॉन 2s सब सेल में है और 4 इलेक्ट्रॉन 2p सब सेल में है। इतना क्लियरली कौन बोलता है भाई? कोई नहीं बोलता है। तो डायरेक्टली हम लोग जानते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, उसी प्रकार से डायरेक्टली हम लोग जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोमॉलिक्यूल से बना है बस। लेकिन बायोमॉलिक्यूल डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं बनाया है, ये पहले ऑर्गेनेल्स को बनाया है, फिर वे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गेन्स, और तब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जितने कॉमन से बायोमॉलिक्यूल्स हमने लिखे, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स वगैरह, ये सारे हम लोग को इस यूनिट में पढ़ना है। और इसमें से ये सभी अलग अलग चैप्टर्स हैं। कार्बोहाइड्रेट एक अलग चैप्टर है, विटामिन्स अलग चैप्टर है, प्रोटीन अलग चैप्टर है, न्यूक्लिक एसिड अलग चैप्टर है, लिपिड एक अलग चैप्टर है इसमें। तो इन सारे चैप्टर्स को जो है हम लोग डील करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। सबसे कॉमन और सबसे बड़ा जो इसमें है वह है कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे बड़ा यूनिट यही है, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट बड़ा है तो इसी को हम लोग सबसे पहले करेंगे। कार्बोहाइड्रेट को काफ़ी बड़ा चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट। ओवरऑल तो बोले कि यह यूनिट ही काफ़ी बड़ा है, उसमें से भी कार्बोहाइड्रेट सबसे बड़ा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसा नाम से यदि डिफाइन करोगे कार्बोहाइड्रेट को क्लासिकल कंसेप्ट से, तो क्लासिकल कंसेप्ट कहने का मतलब होता है ना कि जब इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जब लोग फर्स्ट टाइम सामना किए ऐसे मॉलिक्यूल से, मतलब कार्बोहाइड्रेट से, उस समय लोग इसके बारे में क्या सोचे, उस समय क्या डेफिनेशन आया, तो वह कहलाता है क्लासिकल। मैंने अभी तक आप उसको नहीं जान रहे थे, अचानक से उसका डेवलपमेंट हुआ, आप उसको फेस किए, तो फिर उस समय जो आप उसके बारे में कंसेप्ट बनाओगे वैसा। जैसे 2019 दिसंबर में जो है एकाएक पूरी दुनिया के सामने नया वायरस आ गया, लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था, तो उसके शेप, उसके कंस्ट्रक्शन, उसके संरचना के आधार पर जो है उसका नाम दिया गया कोरोना वायरस, क्योंकि क्रोन के जैसा था उसका शेप। उसी प्रकार से जब कार्बोहाइड्रेट का डेवलपमेंट हुआ, तो जब लोग फर्स्ट टाइम इससे सामना किए तो उस समय कार्बोहाइड्रेट को वो कैसे डिफाइन किए, तो उस समय जो उनका डेफिनेशन था कि यह कार्बोहाइड्रेट, मतलब 2 वर्ड है इसमें, कार्बो और हाइड्रेट। कार्बो कहने का मतलब कार्बन, जो कि बहुत ही कॉमन एलिमेंट है, और हाइड्रेट मतलब हुआ वाटर, ऐसा। तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हो कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बराबर कार्बोहाइड्रेट। क्या इस वर्ड से यदि आप डिफाइन करोगे तब तो ऐसे ही डिफाइन करोगे, कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बन का हाइड्रेट, तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। और यह जो है क्लासिकल कंसेप्ट के अनुसार हम बता रहे हैं ऐसा। तो जब इसके लिए एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दिया गया कि कैसे भाई कार्बोहाइड्रेट को आप रिप्रेजेंट करोगे, तो कैसे क्या रिप्रेजेंट करना है, कार्बन है और वाटर है, ऐसा दोनों का कुछ रेशियो होगा,
एक्स वाई मान लो, जहाँ एक्स वाई जो है कोई होल नंबर रेशियो होगा, होल नंबर रेशियो कोई होगा यहाँ, ऐसा 1 2 3 ऐसे करके कुछ हो सकता है। एक्स वाई बराबर भी हो सकते हैं, एक्स वाई बराबर नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा। तो कार्बोहाइड्रेट को जनरली हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं CxH2O का होल वाई। जैसे ग्लूकोज एक वेल नोन कार्बोहाइड्रेट है, फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसी को हम लिख सकते हैं C6H2O का होल 6। उसी प्रकार से होता है सुक्रोज, इसका C12H22O11, इसको आप लिख सकते हो C12H2O का होल 11। तो यहाँ एक्स वाई बराबर हुआ, यहाँ एक्स वाई बराबर नहीं हुआ, और दोनों जो है कार्बन के हाइड्रेट के रूप में लिखे जा रहे हैं। इसका मतलब दीज टू आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। दे आर जनरली रिप्रेजेंटेड लाइक दिस CxH2O का होल वाई, जहाँ एक्स वाई कोई नॉन जीरो होल नंबर होंगे, रेशियो से हाँ मतलब नहीं है, और एक्स वाई आपस में इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं ग्लूकोज और सुक्रोज का। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला जैसे 6,6H12O6, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, हाइड्रेट ऑफ कार्बन के फॉर्म में, वैसे इसको भी आप लिख सकते हो। अब चूंकि हम बताएं कि क्लासिकल कंसेप्ट वह कंसेप्ट होता है जो तब आता है जब लोगों को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है, तो लोग उस समय अंदाज़ा लगा करके किसी भी बात को सामने रखते हैं। जब डेवलपमेंट हो जाता है, जब लोग इसके बारे में और अधिक जानने लगते हैं, तो फिर पुराना बात कुछ कुछ गड़बड़ होने लगता है, कुछ कुछ उसमें कमियां नज़र आने लगती हैं। तो इसमें क्या कमी नज़र आया, इसमें क्या कमी नज़र आया क्लासिकल कंसेप्ट जो है कार्बोहाइड्रेट का, कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन, इसमें क्या कमी नज़र आया। तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन को हम जनरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं CxH2O का होल वाई, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप। इसमें से एक्स और वाई का तो बता दिए, बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स बताए हम लोग, और मोस्ट ऑफ जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें से बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स इस फार्मूला को फुलफिल करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, मतलब वे इस फार्मूला पे लिखे जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे वैसे भी कार्बोहाइड्रेट हैं जिसको आप इस फार्मूला पे नहीं लिख सकते हो, जैसे रैमनोज C6H12O5, ऐसा फार्मूला होता है। कैसे आप इसको लिखोगे उस आधार पे। उसी प्रकार से डिऑक्सी राइबोज C5H10O4, ऐसा फार्मूला होता है। तो इन मॉलिक्यूल्स को जो है आप कैसे इस हाइड्रेट ऑफ कार्बन के फॉर्म में लिखोगे। ये सभी वेल नोन कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन क्लासिकल डेफिनेशन पे या क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन पे दोनों में से कोई भी फिट नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब क्या, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, हैं। तो फिर क्यों क्लासिकल कंसेप्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्लासिकल कंसेप्ट में कुछ कमियां हैं। अच्छा, कुछ वैसे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे फॉर्मल्डिहाइड, सबसे सिंपलेस्ट अल्डिहाइड है ना, ऐसा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, CH2O, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रेट ऑफ कार्बन के रूप में। उसी प्रकार से एसिटिक एसिड, ऐसा CH3COOH, इसको भी आप लिख सकते हो C2H2O का होल 2, इसको भी आप लिख दिया हाइड्रेट ऑफ कार्बन के रूप में। अब ये जो फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिक एसिड है, इन दोनों को आप हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के फॉर्म में लिख रहे हो, बट नन ऑफ दीज इज कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इन दोनों में से कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऊपर जो एग्जाम्पल लिखे रैमनोज और डिऑक्सीराइबोज का, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला पे फिट नहीं बैठ रहे हैं। जबकि नीचे के जो 2 कंपाउंड्स लिखे गए, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिक एसिड, ये दोनों में से कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन दोनों फॉर्मूला पे फिट बैठ रहा है।
तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो इस फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है वह इस फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कहाँ से यह जनरलाइजेशन जो है सही होगा? नहीं हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कार्बन इज नॉट नोन टू फॉर्म हाइड्रेट। कार्बन हाइड्रेट बनाए ऐसा जाना ही नहीं जाता है। क्यों नहीं जाना जाता है? कार्बन हाइड्रेट क्यों नहीं बना सकता है भाई? तो कार्बन इज नॉट नोन टू फॉर्म हाइड्राइड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस सेल। कार्बन के वैलेंस सेल में खाली ऑर्बिटलों की अनुपस्थिति के कारण यह हाइड्रेट नहीं बनाएगा। इसका क्या मतलब हुआ समझते हैं। कार्बन के बारे में जो हम लोग जानते हैं कि कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। तो कार्बन का 4 बॉन्ड बनेगा यदि टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, तो कोवैलेंसी इसका 4 होना है। और बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट है वह कंसेप्ट बोलता है कि एक एटम जितना बॉन्ड बना रहा है इसका मतलब उसके पास उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बॉन्डिंग का कंसेप्ट यही बोलता है। तो कार्बन यदि यहाँ 4 बॉन्ड बना रहा है, कोवैलेंसी 4 है, इसका मतलब हुआ कि इस कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। है कि नहीं वो तो इसके कन्फिग्रेशन से पता चलेगा। तो एक बार जरा कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे भी नज़र डालें हम लोग। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, आउटर कन्फिग्रेशन 2s2 2p2। इनर सेल से कोई मतलब ही नहीं है हम लोग को। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में भी 2 है, 2 ही चाहिए 4। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन थोड़ा आसान होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग पढ़े हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। अब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इन चारों इलेक्ट्रॉन से मिल करके कार्बन 4 बॉन्ड जो है बना सकता है। अब कार्बोहाइड्रेट में जो अभी डेफिनेशन पढ़े हाइड्रेट ऑफ कार्बन, उसमें कार्बन को किसी एटम से बॉन्ड नहीं बनाना है। उसमें कार्बन को बॉन्ड बनाना है H2O मॉलिक्यूल से, और H2O ऑलरेडी एक बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। मतलब इसमें जो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ ऑक्सीजन को जितना बॉन्ड बनाना था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बना लिया, हाइड्रोजन को जितना बनाना था बना लिया। तो ऑक्सीजन के पास जो ये 2 लोन पेयर्स बचे हुए हैं, मतलब ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन को इन इलेक्ट्रॉनों का जरूरत नहीं था, जितना जरूरत था उतना यह बॉन्ड बना लिया इन इलेक्ट्रॉनों से। तो अब यदि यह H2O किसी से कंबाइन करेगा, तो कंबाइन करने के लिए अब यह एक नॉर्मल बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, क्योंकि नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड यह बना चुका है, ऑलरेडी एक बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। तो अब ये क्या करेगा कि लोन पेयर का जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, या दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो कंसेप्ट है कि एक एटम यदि डोनर है तो अगला एक्सेप्टर होगा, और एक्सेप्टर इस तरह से होगा कि यदि यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे रहा है तो यह दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम पे जाएगा और सेम ऑर्बिटल में जाएगा। तो यहाँ आप करोगे कि नहीं एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ भेज देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देते हैं, ऐसे नहीं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में जाने चाहिए, और सेम ऑर्बिटल में जाने के लिए एक ऑर्बिटल बिल्कुल खाली होना चाहिए, कंप्लीटली वैकेंट होना चाहिए। जरा देख के बताओ कि कार्बन में क्या कोई ऑर्बिटल बिल्कुल खाली है? नहीं है। खाली हो सकता था कब? जब 2p के बाद 2d होता, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 2p के बाद 2d तो होता ही नहीं है। हाँ, इसके बाद 3s होता है, लेकिन 3s आ गया मतलब कि अब सेकेंड और थर्ड सेल ना सेल चेंज कर गए, मतलब ऑर्बिटल्स के एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा अंतर आएगा। और बॉन्डिंग का कंसेप्ट के अनुसार कि ऐसे प्रोसेस जो है प्रैक्टिकली फेवरेबल नहीं होता है या पॉसिबल ही नहीं होता है, तो ऐसे सेल चेंज करके आप काम नहीं कर सकते हो।
तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 ऑर्बिटल्स हैं, चारों ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन है और ये चारों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, तो ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। जब ये H2O के साथ कंबाइन करेंगे तो उस केस में H2O चूंकि एक बॉन्डेड मॉलिक्यूल है या नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर का दोनों इलेक्ट्रॉन दे करके बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन तो H2O से हो सकता है, लेकिन कार्बन के पास इसको एक्सेप्ट करने के लिए ऑर्बिटल खाली नहीं है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दिस वैकेंट ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल ऑफ कार्बन इट इज नॉट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रेट। तो ये 3 कारणों के चलते जो क्लासिकल कंसेप्ट है कार्बोहाइड्रेट का कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन वह फ्लॉप हो जाता है। तो 3 कारण कौन कौन से हुए? 3 कारण इसमें कौन कौन से हुए? पहला कारण क्या बताए कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स वैसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट के जनरल रिप्रेजेंटेशन को माने CH2O वाले रिप्रेजेंटेशन को फुलफिल नहीं करता है। कुछ वैसे भी कंपाउंड्स हैं जो ओरिजिनली कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है लेकिन वे उस फॉर्मूला को फुलफिल कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जिसको सेटिस्फाई करना चाहिए वे नहीं कर रहे हैं, जिसको नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यह हुआ कि कार्बन कभी हाइड्रेट बना ही नहीं सकता है। हाइड्रेट बनाने के लिए वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, लेकिन हम लोग साफ यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इसमें डायरेक्ट या H2O से कंबाइन नहीं कर सकता है ऐसे। तो ये लिमिटेशंस हुए क्लासिकल कंसेप्ट का जो कार्बोहाइड्रेट का है। तो बताए कि लिमिटेशन भी किसी चीज़ का तभी पता चलता है जब आप नया चीज़ जानोगे। जब तक आप नया चीज़ नहीं जान रहे तो कैसे पता चलेगा कि इस पुराने विचारधारा में क्या कमियां हैं, क्या इसमें गलत है, क्या होना चाहिए जो नहीं है। तो अब चूंकि क्लासिकल कंसेप्ट का फेल्यूर लिमिटेशन हुआ, मतलब आगे कोई कंसेप्ट इसमें डेफिनेटली आया होगा, और आगे का जो कंसेप्ट इसमें आया कार्बोहाइड्रेट का मॉडर्न कंसेप्ट या मॉडर्न कंसेप्ट अब क्या बोलता है? तो मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली बाईफंक्शनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। बाईफंक्शनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा प्रकार के होते हैं। बाई लगा हुआ मतलब 2 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप होंगे। तो बाई की जगह इसको आप पॉलीफंक्शनल भी बोल सकते हो, पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के नाम से जाने जाते हैं। अब जो इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है याद रखना जनरली 3 होते हैं, एक अल्डिहाइडिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उसमें से कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा रहता है, या तो अल्डिहाइडिक ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक साथ होंगे या फिर कीटोनिक ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक साथ होंगे। और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का संख्या होता है वह मोर देन 1, और मोर देन 1 मतलब अब इसको पॉलीहाइड्रोक्सी बोलोगे। मोर देन 1 मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी। तो इसको अब ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनमें अल्डिहाइड या कीटोन और उसके साथ एक से ज़्यादा OH ग्रुप हो, क्या बोले, वैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अल्डिहाइड या तो कीटोन और उसके साथ एक से ज़्यादा OH ग्रुप हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को जो है कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से जाना जाता है। तो यह तो डेवलपमेंट और स्टडी के बाद ना, अब इसमें फिर कंसेप्ट ऐसे है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वे बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब यह ऑप्टिकली एक्टिव वगैरह का क्या कंसेप्ट है, इन चीज़ों को तो आगे हम लोग देखेंगे ही, लेकिन इस वर्ड को जब आप मिलाओगे तो कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन यहाँ से आएगा कि द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स
और द कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस which give such units on hydrolysis are called carbohydrates। या फिर इसको और अच्छे से कि द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। वैसे अल्डिहाइड और कीटोन जिसमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप हो और वह ऑप्टिकली एक्टिव हो तो वे कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएंगे। या फिर यदि ओरिजिनली वह अल्डिहाइड कीटोन नहीं है तो फिर उसका हाइड्रोलाइसिस के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलता हो तो इन दोनों केस में जो है वे कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएंगे। तो द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और द सब्सटेंसेस व्हिच गिव सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। तो बाकी डिटेल इसी डेफिनेशन को जो है और अच्छे से हम लोग समझेंगे। अभी बस हम लोग बेसिक सा बात देखें कि बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर या यूनिट है क्या 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 पढ़ना है इसमें, बायोमॉलिक्यूल्स का इम्पोर्टेंस क्या है, और उसमें से जो इसका पहला चैप्टर था कार्बोहाइड्रेट्स उसको हम लोग जो है स्टार्ट किए। और इस कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट का क्लासिकल कंसेप्ट देखे, उसका लिमिटेशन भी देखे, थोड़ा सा मॉडर्न कंसेप्ट को भी हम लोग टच किए। तो नेक्स्ट क्लास में जो है फिर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और भी डिटेल में जो है कंसेप्ट को हम लोग समझते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।